मैं आर.के. सिंह कक्षा 6 की गणित की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आइए मैं आज चैप्टर 2 पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ाता हूं आपको। ध्यान से देखिएगा। पूर्ण संख्याएं क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 डॉट 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 मैंने आगे बढ़ते चले जाएंगे, समाप्त नहीं होगा। अगर हम जीरो को हटा रहे हैं तो ये सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, लेकिन जब प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर देते हैं तो ये पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। ठीक, जब प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर देते हैं, शून्य को शामिल कर देते हैं तो ये पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। अब यहाँ आप देख रहे हैं सबसे पहले जीरो आ रहा है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो गई? शून्य हो गई। संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5 का प्रदर्शन हमको करना है, तो पहले एक सीधी रेखा खींच देंगे स्केल से। एक एक सेमी पर इस तरह से हम निशान अंकित करते जाएंगे, ठीक है। और फिर जहां पर निशान है उसके ठीक नीचे आप लिखेंगे 0, उसी के ठीक नीचे एक लिखेंगे, यहाँ नहीं, बीच में नहीं, जहां निशान उसके नीचे। अब यहाँ पर आप 2 लिख देंगे, यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ 4 लिख देंगे, यहाँ 5 लिख देंगे। अब संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5 का प्रदर्शन हो गया। संख्या रेखा में दोनों तरफ तीर का निशान अवश्य होना चाहिए, और ये जो चिन्ह अंकित है एक एक सेमी पर ही होना चाहिए, इससे कम या अधिक पर नहीं होना चाहिए, माने इनके बीच की दूरी समान होनी चाहिए। अब अगली चीज मैं बता रहा हूं, क्रमागत पूर्ण संख्या क्या होती है। जैसे 5 है, 5 की क्रमागत पूर्ण संख्या, जब भी क्रमागत पूर्ण संख्या मालूम करना है तो जिसका क्रमागत पूर्ण संख्या मालूम करना है उसी में हम क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे, तो 5 + 1 यानी 6। ठीक, ये क्रमागत पूर्ण संख्या हो गया। अब एक सवाल पर हम आते हैं, आइए देखें सवाल कैसे होगा। 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल दिया हुआ है और पूरी संख्याएं ज्ञात करनी है तीनों। अगर पहली और तीसरी का योगफल दिया है तो मध्य की संख्या मालूम करने के लिए जो पहली और तीसरी का योगफल है उसका हम क्या कर देंगे? आधा कर देंगे, यानी क्या हो गया? 6 हो गया। मध्य की संख्या मालूम हो गई, तो पहली संख्या क्या होगी? पहली संख्या इसके ठीक पहले वाली संख्या होगी, यानी कि इसमें से एक हम घटा के मालूम कर सकते हैं, तो 6 - 1 ये पहली संख्या हो गई। अब तीसरी संख्या क्या हो गई? मध्य की संख्या तो ये होगी। तीसरी संख्या क्या हो गई? जो दूसरी संख्या है उसमें हम 1 जोड़ के मालूम कर सकते हैं। 6 + 1 = 7। तो क्रमागत पूर्ण संख्याएं क्या हो गई? 5, 6 और 7। अतः क्रमागत पूर्ण संख्याएं 5, 6 और 7 है। ठीक है, आइए अगला सवाल बताते हैं। अगर 3 क्रमागत संख्याएं दी हुई हैं और उसमें मध्य की संख्या दी हुई है तो सभी संख्याएं ज्ञात कैसे करते हैं? आइए देखते हैं। यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में से मध्य की संख्या 39 हो तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहले मध्य की संख्या क्या हो गई वो मैंने लिखा, मध्य की संख्या जब मध्य की संख्या मालूम है तो इसके पहले वाली संख्या मालूम करने के लिए क्या करेंगे? इसमें से एक घटा देंगे, माने इसका पूर्ववर्ती होगा। 39 - 1 यानी कि 38। अब तीसरी संख्या मालूम करने की क्या करेंगे? मध्य वाली संख्या में 1 जोड़ देंगे,
सॉरी, मध्य वाली संख्या में 1 जोड़ना है। अब लिख देंगे अतः तीनों क्रमागत पूर्ण संख्याएं अड़तीस, 39 और 40 है। आइए कुछ और नियमों को देखते हैं। योग का तत्समक अवयव शून्य है, क्योंकि शून्य को किसी भी पूर्ण संख्या में जोड़ने पर वही पूर्ण संख्या आ जाती है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी शून्य पूर्ण संख्या है, शून्य में शून्य जोड़े शून्य। अतः शून्य पूर्ण संख्याओं के लिए योग तत्समक है या योग का तत्समक अवयव शून्य है। अब ये देखिए नियम क्या है, 4 में 5 जोड़े तो भी 9 आता है, 5 में 4 जोड़े तो भी 9 आता है। यानी क्रम की जो अदला बदली हो गई, क्रम का विनिमय हो गया, उससे योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोनों स्थिति में योगफल सेम है। 4 गुणे 5 20 होता है, 5 गुणे 4 भी 20 होता है। ठीक, यानी गुणनफल पर भी क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्रम बदलने पर गुणनफल भी सेम रहता है। साहचर्य 7 का देखिए, पहले 3 और 4 साथ में जोड़े, 7 आया, 7 5 12। फिर यहाँ देखिए 3 को अलग लिखे, 4 5 को साथ जोड़े, 4 5 9 9 3 12। लेकिन तब भी जो है उसका योगफल एक ही रहा, 12 दोनों स्थिति में रहा। यानी साथ बदलने पर भी योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी तरह गुणा में देख लीजिए, 3 गुणे 4 12 हुआ, और फिर 12 पंजे 60, यहाँ 3 अलग रखे, 4 गुणे 5 20 हुआ, 3 का 20 में गुणा, 3 विषम 60, दोनों स्थिति में 60 आया। यानी गुणनफल पर भी साहचर्य का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि साथ बदलने पर गुणनफल भी वही रहता है, बदलता नहीं है। ठीक, आइए संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्य को लिखते हैं। ध्यान से देखिए, ये आपका सवाल है, यहां से यहां तक पहला है। जब यहां से यहां तक आप देख रहे हैं तो यहां तक क्या है, ये 1 2 3 4 5 है, तो यहां पर लिखेंगे 5। फिर इसमें इतना हिस्सा जुड़ गया है, तो यहां से यहां तक जो जुड़ा है वो कितना, उसका गिनती करते हैं। यहां पर तो पॉइंट ही है, इसके आगे गिनना शुरू करेंगे, इसको छोड़िए, यहां से आइए, 1 2 3 4 5, 5 प्लस 5, अंकित योग तथ्य क्या हो गया, 10। यहां तक 5, फिर यहां से यहां तक 5 और आखिर में 10 है, अंकित योग तथ्य 10 हो गया। ठीक है, आइए निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाते हैं। पहले संख्या रेखा खींच लेंगे। संख्या रेखा खींचने में इसका ध्यान रखना है कि दोनों तरफ तीर का निशान होना चाहिए और एक एक सेमी पर आप चिन्ह अंकित करेंगे स्केल से। इसका भी ध्यान रखेंगे कि लाइन एकदम सीधी हो, टेढ़ी मेढ़ी न हो। जहां पर निशान अंकित किया है मैंने, उसी के नीचे अब अंक लिखना है, इधर उधर नहीं लिखना है। जैसे 9 यहां से अगर यहां लिख दिए तो गलत हो जाएगा, हमको यहीं पर 9 लिखना है, न इधर न इधर। अब पहला काम क्या है, 3, ये 0 है, यहां से आगे 1 2 3 यहां पर आया, इस तरह ले लिए, इस तरह लिए, फिर इसको ऐसे लाइन खींच दिए और ये 3 इस दिशा में जा रहा है, 3 इधर हो गया। इसके बाद 5 है, यहां पर 0 मानेंगे, इसको छोड़िए, इसके आगे गिनिए 1 2 3 4 5 यहां पर हुआ, निशान बनाइए, लाइन खींचिए और ये इधर की तरफ जा रहा है, 3 इधर की तरफ बनाइए। और जो उत्तर तथ्य है उसको आप सीधा ऐसे लाइन खींचेंगे योगफल को। ये आपका हो गया 3
यह हो गया आपका 5, ऊपर क्या हो गया 8। ये अंकित योग तथ्य हो गया और दिशा इसकी क्या हो गई, ये हो गई। ठीक है। अब इसी तरह 0 से 4 का आप देखिए, ये लाइन आप खींच दिए, दोनों तरफ तीर का निशान, एक एक सेमी पर निशान अंकित करिए। आपको स्केल लेके ये करना है, 0 1 2 3 4। 0 तो यही रह जाएगा, ये यही रहा, और ये 4 यहां तक आ गया, ये 4 हो गया। 0 से 4 ये आपका अंकित योग तथ्य क्या हो गया, ये हो गया 4 अंकित योग तथ्य। इसके बाद 2 1 4, पहले आप लाइन खींचिए, एक एक सेमी पर निशान लगाइए, दोनों तरफ तीर लगाइए, एक एक सेमी पर निशान। स्केल से आप एक एक सेमी गिनेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले 2 है, 0 से चलिए, 2 से ऐसे चलिए और इस तरह से आप निशान लगा दिए, ये 0 से, ये पहले 2 हो गया। ठीक। तो इसके बाद 1 है, यहां से यहां 1, ये हो गया 1। इसके बाद 4, ये 0 मान लीजिए इसको, 0 के बाद 1 बढ़ेंगे, ये 1 2 3 4, यहां पर 4 हुआ। ये 4, ये 2, फिर ये 1, फिर ये 4। अब योगफल तथ्य के लिए ये लाइन, इसका तीर का निशान इधर। अब ये पूरा खत्म कहां हुआ, 7 पर, योगफल तथ्य क्या हो गया 7। ठीक है, ये आपका सवाल हल हो गया। आइए रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्रम विनिमय नियम हम लोग पढ़ चुके थे, 642 550, तो इधर 550 है, क्रम बदल गया, 550 पहले 645 यहाँ पर बाद में। संबरक गुण योज तत्समक अवयव शून्य है, शून्य में कोई भी संख्या जोड़ेंगे या शून्य किसी भी संख्या में जोड़ेंगे वही संख्या पूर्ण आएगी, वही पूर्ण संख्या यहाँ पर आ जाएगी 545। अब यहाँ देखिए 30 50 70 है, 30 50 पहले साथ में है और यहाँ 50 से 70 साथ में हो गया, यानी साथ बदल गया, तो यहाँ पर बचा क्या था 30 बच गया। ठीक है, ये हो गया। आइए अगला सवाल बताते हैं। पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। ये तो हमने पढ़ा कि जोड़ना और गुणा, योग और गुणनफल में क्रम विनिमय नियम चलता है, लेकिन घटाने में नहीं चलता है। इसका आप जांच कर लेते हैं क्यों नहीं चलता है। ध्यान देखिए, पहला योग में ले लिए 3 और 4, 3 में से हम 4 घटाते हैं तो -1 आता है, लेकिन जब 4 में से 3 घटाते हैं तो -1 नहीं +1 आता है। इसका मतलब घटाने की संक्रिया में क्रम विनिमय नियम पालन नहीं होता है। दूसरा वाला देख लेते हैं, 5 में से 6 घटाते हैं तो -1 आता है, लेकिन 6 में से 5 घटाते हैं तो +1 आता है। यहां भी वही बात हो रही। फिर 7 और 8 लिए, 7 में से 8 घटाए तो -1 आया, लेकिन 8 में से 7 घटाए तो +1 आया। ठीक, इसका मतलब घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है। जांच हो गया। अतः पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया
क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है। क्योंकि दोनों स्थिति में शेष फल अलग अलग हो जाता है, इधर -1 तो इधर 1+1, इधर -1 तो इधर +1। ठीक है, उसके बाद हम अगले चैप्टर में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।